Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम 2023 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फरवरी 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे पार्ट 3 डिस्कस। ओके, और हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2019 का पेपर सॉल्व कर लिया है, जुलाई और दिसंबर दोनों ही। 2021 का किया है एंड 2022 का, और आज हम करें 2023 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस 2019, 2021, 22 का पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये पेपर भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो 10 क्वेश्चन है पैडागोजी के। ठीक है, हम साइंस की पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं थ्योरी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन डिस्कस। हाँ, और एक और बात, जो 2019 का पेपर डिस्कस किया था ना हमने, जुलाई और दिसंबर का, इसमें एक क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन, दोनों में एक एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने ऑप्शन शायद गलत टिक कर दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन भी हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एंड में डिस्कस करेंगे। पहले पैडागोजी का डिस्कस कर लेते हैं, जो पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ये मेरी मेल आईडी है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस कर लिया करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो मैंने पेपर से ही डिस्कस किए थे। आपको मैंने पेपर बताया था, ऑनलाइन मोड का पेपर कैसा आता है वो मैंने आपको दिखाया था, वो हमने पेपर से ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, बट फिर भी मैंने पीपीटी में डाल दिए हैं क्वेश्चन। और ये बाकी के 11 से लेके 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे वो तो मैंने इसी पीपीटी से किए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जो पैडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, वाइल टीचिंग मोशन इन अ क्लास टीचर रिमार्क्ड। कोई टीचर है जो क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ा रही है, तो टीचर ने रिमार्क किया कि न्यूटन की थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू very small and massive systems. This was done by theory of relativity by Einstein. टीचर ने कहा कि जो न्यूटन की थ्योरी थी उसने जो सब काफ़ी जो छोटी चीज़ें होती हैं, क्वांटम साइज की, काफ़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे, और जो काफ़ी मासिव सिस्टम्स होते हैं उन पे, उनके ऊपर उसने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। दिस थ्योरी वॉज डन बाय रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। ये थ्योरी किसने दी? आइंस्टाइन ने। ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी थी ये न्यूटन ने नहीं दी, ये थ्योरी किसने की? आइंस्टाइन ने दी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस इज टीचर हाईलाइटिंग अबव। कि जो टीचर है इस स्टेटमेंट से कौन सी एक चीज़ जो है जिसको हाईलाइट करना चाहती है बच्चों में। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस की कौन सी चीज़ है जो बच्चों में हाईलाइट करना चाहती है टीचर? सब्जेक्टिविटी इन साइंस, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, कल्चर एम्बेडेडनेस ऑफ साइंस, या वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ साइंस। तो सब्जेक्टिविटी इन साइंस तो नहीं, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस जो है यहाँ पे टीचर हाईलाइट कर रही है। टेंटेटिवनेस क्या होता है कि जो साइंस है, नेचर ऑफ साइंस है, दैट इज टेंटेटिव इन नेचर, वो अस्थिर है। ठीक है, टेंटेटिव इन नेचर, इसमें क्या है, चेंजेस आते रहते हैं। इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। जो नेचर ऑफ साइंस है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। इसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने दे दी तो दूसरा साइंटिस्ट उस पर वर्क नहीं कर सकता, वो आगे प्रोसीड कर सकता है उस थ्योरी को। ठीक है, अगर उसने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की है, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, तो ऑफकोर्स ही कैन प्रोसीड दी थ्योरी। ठीक है, तो जो साइंस है दैट इज़ टेंटेटिव इन नेचर, अस्थिर है, और इट इज़ डायनामिक इन नेचर, मतलब डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। इट इज़ नॉट स्टैटिक। साइंस जो है, नेचर ऑफ साइंस जो है, स्टैटिक नहीं है, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या हाईलाइट कर रही है कि साइंस जो है दैट इज़ टेंटेटिव। ओके, कल्चर एम्बेडेडनेस नहीं, वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ साइंस नहीं, यहाँ पे क्या है, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस। दिस इज़ अवर राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं।
रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी है और उसके ऑप्शन हमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है, ठीक है। अ टीचर एंड हर स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व दैट द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिड नॉट ग्लो। उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ओके, द पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मान लीजिए कोई बल्ब है एंड दिस इज स्विच। तो टीचर ने और बच्चों ने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने सर्किट बनाया उसमें जो है बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, ठीक है, बल्ब डिड नॉट ग्लो। द टीचर आस्क्ड व्हाई डू यू थिंक बल्ब डिड नॉट ग्लो। टीचर ने पूछा कि बच्चों को पूछा कि आपको क्या लगता है कि बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं किया, व्हाट कैन यू डू टू मेक इट ग्लो। इसको ग्लो करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, टीचर ने ऐसा बच्चों से पूछा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स in the which of the following skill is the teacher trying to develop among her student। कि टीचर जो है अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में कौन सी स्किल डेवलप करना चाहती है। नीचे 4 स्किल्स दी हुई हैं, इन चारों में से कौन सी स्किल है जो टीचर डेवलप करना चाहती है? ऑब्जर्विंग स्किल, इन्फ्योरिंग, हाइपोथेसाइजिंग या एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। तो इस पे आने से पहले आपको एक बात बता दूँ, साइंटिफिक मैथड का ना एक पैटर्न होता है। आगे मैंने लास्ट में डिस्कस करते हैं, मैंने एक और क्वेश्चन लिया इससे रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे एक इमेज भी है तो उसके थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे ही बता देती हूँ। साइंटिफिक मेथड का ना एक प्रोसेस, एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एक सीरीज़ होती है, उसको फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड। वो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, कि कुछ ऑब्जर्व करते हैं हम। उसके बाद होता है क्वेश्चन, उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे। आफ्टर देन हाइपोथेसिस, 6 स्टेप की प्रोसेस है ये, ठीक है। एंड में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट अ लीनियर मेथड कि बस ये किया एंड डन। साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट में पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, देन हाइपोथेसिस, फोर्थ इज एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ इज एनालिसिस, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, एंड देन सिक्स फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं साइंटिफिक मेथड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर कह रही है कि उसने बच्चों में कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहती है वो अपने बच्चों में, ठीक है, स्टूडेंट्स में। तो फर्स्ट है ऑब्जर्विंग, कि ऑब्जर्वेशन की स्किल को डेवलप कर रही है। जी नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो करके देख रहे हैं ना। इन्फेयरिंग, इन्फेयरिंग होता है कंक्लूजन। इन्फेयरिंग क्या होता है? कंक्लूजन, कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो जी नहीं कि वो किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचे अभी तक। हाइपोथेसाइजिंग, वो क्या कर रहे हैं? हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटिंग नहीं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे से रिलेटेड हम मतलब एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे हैं हम। हाइपोथेसिस द कंसेप्ट और आइडिया दैट यू टेस्ट थ्रू रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, कि हाइपोथेसिस एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो हम टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। वो देखेंगे कि हमने क्या है, या तो स्विच ऑन नहीं है, माइट भी, या फिर कोई वायर ब्रेक हुई है, ठीक है, या फिर हो सकता है बल्ब फ्यूज़ है। तो वो एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, अपनी एक एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो कौन सी स्किल को डेवलप कर रही है टीचर? हाइपोथेसाइजिंग, ओके। दिस इज अवर राइट आंसर, परिकल्पना करना, दिस इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्ट्रेटेजी वुड यू अडॉप्ट टू चैलेंज स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। कि टीचर ने बच्चों को एक टास्क दिया, ठीक है, नहीं नीचे कुछ 4 स्टेप्स दिए हैं। कौन से टास्क, कौन सी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करोगे स्टूडेंट्स को, जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है ना बच्चों में। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है मिसकंसेप्शन, लाइक यू कैन से गलत फहमी, जिसे हम कह देते हैं, दैट इज साइंटिफिकली नॉट ट्रू, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन इज मिसकंसेप्शन दैट इज साइंटिफिकली नॉट ट्रू। तो हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट को चैलेंज करने के लिए, उनके जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए हम इसमें से कौन सा एक स्टेप यूज़ करेंगे, कि कौन सा और क्या है वो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है बच्चों में, कि अगर देयर इज़ नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट, कि अगर हीट का कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। मीन्स बच्चों में ये कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है कि कोई भी चीज़ तभी गर्म होगी
अगर हम उसके नीचे आग जलाएंगे। अगर किसी चीज़ को हम गैस पे रखेंगे तभी वो चीज़ गर्म होगी, अदरवाइज़ वो चीज़ गर्म नहीं होगी। तो ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है, मीन्स उनकी गलत फहमी है। तो इसको जो है टीचर कैसे दूर करेगा? थ्रू दीज स्टेप्स। मीन्स इन चारों में से कौन सा एक स्टेप है जिसके थ्रू टीचर जो है इस मिसकंसेप्शन को दूर करेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि प्रोवाइड अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड डिस्कस द करेक्ट आंसर। कि आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी कि ये एक प्रॉब्लम है हीट और टेम्परेचर चैप्टर की, और इसका जो है एक सही आंसर उनको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका सही आंसर है। तो इससे क्या उनकी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। उससे उनको ये मिसकंसेप्शन जो है कि देयर इज़ नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट, तो देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, क्या ये मिसकंसेप्शन उनका दूर होगा इस लाइन से, इस पॉइंट से? जी नहीं होगा। सेकेंड इज आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक। बच्चों को कहेंगे टेक्स्ट बुक पढ़ो केयरफुली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर कंसेप्शन, और उस कॉन्सेप्ट पे बताओ कि आपने इसमें क्या सीखा, रिफ्लेक्ट करो उस पर। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा। थर्ड इज आस्क स्टूडेंट टू डू एन एक्टिविटी। बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे विच इन्वॉल्व ग्राइंडिंग फ्यू स्पाइसेस एंड मिक्सर ग्राइंडर एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस। बच्चों को एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे जिसमें क्या है, हम एक जार लेंगे मिक्सी का और उसमें क्या है कुछ मसाले डालेंगे। ठीक है, मिक्सी में ये जार लिया और इसको हमने मिक्सी पे रखा और इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, इन स्पाइसेस को, स्पाइसेस हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम मिक्सी को बंद करेंगे तो हम नोट डाउन करेंगे कि जो जार है ना ये गर्म हो चुका होगा, यहाँ पे हीट प्रेजेंट मतलब हॉट होगा। ये जो जार होगा पकड़ने में गर्म होता है। घर पे भी आपने कभी देखा होगा, हम मिक्सी में जब कुछ पीसते हैं, कुछ भी मसाले वगैरह पीसते हैं, तो उसमें क्या है, उसका जो टेम्परेचर है, जार का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है हल्का, और अगर ज़्यादा देर तक चलाओगे तो ज़्यादा गर्म हो जाती है मिक्सी का जार। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऑल्दो यहाँ तो कोई सोर्स ऑफ हीट, ऐसा तो है नहीं कि उसके नीचे हम गैस जला के रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। सो देयर इज़ नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट बट स्टिल देयर इज़ चेंज इन टेम्परेचर। सो हाउ? बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो हम चीज़ों को पीस रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ग्राइंडिंग, मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ग्राइंडिंग, ग्राइंड करने से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये जनरेट कर रही है हीट को। ठीक है, ये क्या कर रही है, हीट जनरेट कर रही है। जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है फ्रॉम ग्राइंडिंग, इट कैन जनरेट हीट। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हीट जनरेट कर रही है यहाँ पे, दैट्स वाई जो जार है वो गर्म हो जा रहा है, ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ गैस की वजह से। गैस के नीचे तो हमने नहीं रख गया, मतलब इसको तो हमने गैस पे नहीं रखा था। तो इससे क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जब बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे तो वो ये देखेंगे, वो ये नोटिस करेंगे कि ये एज इफ देयर इज़ नो सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट, देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। जो हमें ऐसा लगता था, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज अगर हीट का सोर्स प्रेजेंट नहीं है तब भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो इससे हमने उनका जो ये मिसकंसेप्शन था वो दूर किया थ्रू दिस एक्टिविटी। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। ओके, थर्ड इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, कि विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन करने के लिए कहेंगे। राइट, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंक्वायरी इन साइंस। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। इंक्वायरी ऑफ साइंस से रिलेटेड नहीं है। इट इन्वॉल्व जनरलाइजिंग ऑब्जर्वेशन, कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, सिर्फ ओनली तो नहीं लिखा है कि हाँ इट इन्वॉल्व जनरलाइजिंग ऑब्जर्वेशन, तो यस इट इन्वॉल्व्स जनरलाइजिंग ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंसेस अभी मैंने बताया था, इन्फेरेंस क्या होता है, कंक्लूजन, कि ये एक्टिविटी के थ्रू किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड में हमने डिस्कस किया था ना, 6 स्टेप डिस्कस किए थे ना, कि ऑब्जर्वेशन भी होगा, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, पहले क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद एनालाइज, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये ऑब्जर्वेशन स्टेप भी फॉलो करते हैं, कंक्लूजन भी फॉलो करेंगे, कंक्लूजन भी होगा। इट इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी वर्क ओनली, कि ये इसमें सिर्फ जहाँ पे भी ओनली जैसा वर्ड लग जाता है ना, तो क्वेश्चन को, आंसर को नेगेटिव बना देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं भी आता है ना, और अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में कहीं भी ओनली जैसा कोई शब्द लिखा है, तो वो हमारा आंसर कभी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी वर्क ओनली, जी नहीं, और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताना है नोट ट्रू, जो सही नहीं है। तो ये सही नहीं है कि सिर्फ लैब वर्क ही हम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
तो इट इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी वर्क ओनली, सो दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हम सिर्फ लैब वर्क थोड़ी ना करते हैं, हम तो फील्ड वर्क भी करते हैं साइंस में, ठीक है, फील्ड वर्क भी होता है हमारा, डेटा एनालिसिस भी होती है, डेटा एनालिसिस भी करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लैब वर्क ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा, एवरीथिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब वर्क कर रहे हैं, और यही हमारा आंसर है कि इट इन्वॉल्व्स लैब वर्क ओनली, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस, कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी रचनावादी अप्रोच नहीं है साइंस की। कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है रचनावादी, कौन सी एक रचनावादी अप्रोच नहीं है, नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन सी रचनावादी अप्रोच नहीं है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है। जो हम जीन पियाजे थे, जीन पियाजे जो थे ना, ही वॉज फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इनको हम फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली खड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। बच्चा जो है कुछ भी नई चीज़ सीखता है तो पुराने से रिलेट करके नई चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, बच्चों के जो नाइव आइडियाज़ हैं वो सही नहीं हैं, ठीक है। बच्चा जो है पुरानी चीज़ों को के बेस पे नई चीज़ को, नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है रचनावादी के अप्रोच में। ऑप्शन 1 इज़ नॉलेज इज़ एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स, कि नॉलेज जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्नर्स। तो यस, नॉलेज जो है एक्टिवली ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पैसिवली कंस्ट्रक्ट नहीं होता नॉलेज। अगर बच्चा पैसिव है, क्लास में सो रहा है, सुस्त है, तो वो नॉलेज गेन नहीं करेगा। बच्चा एक्टिव है तभी उसमें जो है नॉलेज का विस्तार, नॉलेज को एक्टिवली गेन करेगा, ठीक है। सो नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स, दिस इज ट्रू। सोशल इंटरेक्शन इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो सोशल इंटरेक्शन है उससे भी क्या होता है, बच्चों में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन 3, लर्नर्स नाइव आइडियाज़ आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट एंड शुड बी एड्रेस्ड, कि जो बच्चों के नाइव आइडियाज़ हैं वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होते हैं तो उन्हें हमें सही करना चाहिए, ठीक है, कि उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो हम बच्चे को एकदम से एड्रेस नहीं करेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, इस तरह से नहीं करेंगे। ये जो नाइव आइडियाज़ हैं दैट आर नॉट साइंटिफिकली ट्रू, सही तो नहीं होते, बट नाइव आइडिया जो होते हैं ना, दैट आर पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल स्टेजेस, इट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। नाइव आइडिया जो हैं ये बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस का एक पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो हम, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि दैट, जो हम डायरेक्टली बच्चे को नहीं कहेंगे, हमने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने कोई आंसर दिया तो हम बच्चे को एकदम से डांट फटकार के नहीं बिठा देंगे कि नहीं ये तो गलत है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। इस तरह से नहीं होता। हम क्या करेंगे, एज अ टीचर हमें क्या करना है, बच्चे का जो पुराना नॉलेज है, ठीक है, उसको हमने सही करना है, उनका जो मिसकंसेप्शन है उनको हमने एक सही दिशा प्रोवाइड करनी है, ठीक है, थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो जो बच्चे के नाइव आइडियाज़ हैं दैट आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, दिस इज़ नॉट ट्रू कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की जो नाइव आइडियाज़ है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हैं। तो ये जो नाइव आइडियाज़ है ना, साइंटिफिकली तो इनकरेक्ट हैं, बट इट शुड बी एड्रेस्ड थ्रू टीचर्स, ठीक है। तो दिस इज़ अवर राइट आंसर। एंड ऑप्शन 4, कंसेप्ट फॉर्मेशन इन लर्नर्स प्रोग्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चा जो है कंक्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। फॉर एग्जांपल पियाजे ने भी 4 स्टेजेस दिए हैं, तो 3rd स्टेज में कंक्रीट स्टेज एंड 4th स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि जो 3rd स्टेज है तो उसमें बच्चा क्या है, किसी चीज़ को टच करके, देख के, फील करके पता करता है कि हाँ ये चीज़ है। बट उसके बाद एक एज पे आप चीज़ों को देख के ही पहचान लोगे कि ये चीज़ क्या है, और उससे रिलेटेड 50 चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आपके दिमाग में चल रहा होता है, कंक्रीट मीन्स जब हम चीज़ों को टच करके फील करते हैं, टच करके इसी चीज़ को हम पता करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज़ अवर राइट आंसर, कि
ये जो है कि लर्नर के नायब आइडियाज़ जो हैं साइंटिफिकली इनकरेक्ट हैं एंड शुड बी एड्रेस। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अंडरलाइंग एजम्पशन, सो दिस इज़ नॉट एन एजम्पशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक। एक्सर्प्ट होता है कुछ लाइन्स, ठीक है, किसी स्टोरी से ली हुई या किसी चैप्टर से ली हुई कुछ लाइंस। तो चैप्टर फॉरेस्ट है ये, उसकी कुछ लाइंस दी हुई हैं यहाँ पे कि तीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि तीबू ने कहा कि फॉरेस्ट जस्ट एक घर नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, काफ़ी लोग भी फॉरेस्ट में रहते हैं और सम ऑफ दैम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, और कुछ लोग डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। तीबू ने कहा कि ये जो लोग हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, फॉरेस्ट क्या है, इनको फूड देता है, शेल्टर देता है, वाटर एंड मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। और ये जो लोग हैं इनको फॉरेस्ट का काफ़ी ट्रेडिशन, जो मेडिसिन हैं उनका काफ़ी ट्रेडिशनल नॉलेज भी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन डज द अबव एक्सर्प्ट हाईलाइट। नीचे दिए गए कौन से ऑब्जेक्टिव जो है साइंस एजुकेशन को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो कोई मेथड यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं हम। ऑप्शन 2 इज रिलेट टू एनवायरनमेंट बोथ लोकल एज वेल एज ग्लोबल। येस, हम एनवायरनमेंट को लोकली और ग्लोबली रिलेट कर रहे हैं, सो दिस इज ट्रू। ऑप्शन सी नर्चर द एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस। तो यहाँ पे ऐसी कोई क्रिएटिविटी वाली बात नहीं हुई है। ऑप्शन डी व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज, कि साइंस को हम एज अ सोशल एंटरप्राइज देखेंगे, एज अ बिजनेस। ठीक है, हाँ, कि सोशल एंटरप्राइज क्या है, हाउ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज, कि जो मेडिसिनल प्लांट का ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों को, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, how traditional knowledge of medicinal plant is connected with lives of tribal peoples, connected with lives of tribal communities, lives of tribal people। कि वहाँ के जो लोग हैं ट्राइबल कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग हैं उसमें, ठीक है, वहाँ के लोगों की हाउ ट्रेडिशनल नॉलेज जो है मेडिसिन का, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो जो नॉलेज है कैसे जो है लोगों के साथ, वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हाउ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज कनेक्टेड विद द लाइव्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो वो क्या है, सोशल एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ क्या है ऑप्शन बी एंड डी, दिस इज आवर राइट ऑप्शन, जो कि दिए हुए ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज़ अवर राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, कि जो स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर, ये क्या है, ये कोई लॉ है, प्रिंसिपल है, ऑब्जर्वेशन है, या फिर एनालॉजी है, ये क्या है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि ये चीज़ इसकी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल की तरह है। तो ये क्या, जहाँ पे भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह दिखाते हैं, वो क्या होती है, हमारी एनालॉजी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है एनालॉजी, राइट आंसर है एनालॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, रीड करके कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 इज साइंटिफिक थ्योरीज मे बी इनकमेंसुरेबल। कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं दैट मे बी इनकमेंसुरेबल। इनकमेंसुरेबल होता है आइडियाज दैट कैन नॉट कंपेयर। इनकमेंसुरेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स ऐसे आइडियाज दैट कैन नॉट कंपेयर, दैट इज कॉल्ड इनकमेंसुरेबल। कि साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज ट्रू, हम साइंटिफिक थ्योरीज को कंपेयर नहीं कर सकते। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी, मीनिंग ऑफ, ओके, एंड स्टेटमेंट 2 इज सेइंग कि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी, कि साइंटिफिक थ्योरी का जो मीनिंग है इट डिपेंड्स ऑन द थ्योरी। कि उसका जो मतलब है ना, उस थ्योरी का जो मीनिंग है डिपेंड्स, कि वो थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, किससे बिलोंग करती है। ठीक है,
एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो ज़्यादा सही समझ आएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मास, अब मास को न्यूटन ने भी डिफाइन किया था। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में मास की अलग स्टेटमेंट दी है। मास की स्टेटमेंट दी थी न्यूटन ने कि मास क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, ये न्यूटन ने डेफिनेशन दी थी। और उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहीं सेकंड एक मास की जो न्यूटन ने डेफिनेशन दी थी, न्यूटन ने कहा था कि मास क्या है, मास इज एक्चुअली इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा था कि मास जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनकी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग मास था फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो न्यूटन की थ्योरी थी उनके अकॉर्डिंग मास की डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ मैटर। तो दोनों ही केसेस में अलग अलग थ्योरी है, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट की हैं। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का ही अपना अपना रोल है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यही कह रही है कि इसका जो मीनिंग है इट डिपेंड्स कि वो किस थ्योरी से बिलोंग करती है। जैसे ये इस थ्योरी से, न्यूटन की थ्योरी से बिलोंग करती है, और जो ये है ये सॉरी न्यूटन लिख दिया यहाँ भी मैंने, आइंस्टाइन। और ये किससे बिलोंग करती है, आइंस्टाइन की थ्योरी से बिलोंग करती है। जो ये वाली स्टेटमेंट है मास की, वो न्यूटन की थ्योरी से बिलोंग करती है, और जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये आइंस्टाइन की थ्योरी से बिलोंग करती है, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों ही थ्योरीज अलग अलग हैं, और दोनों ही थ्योरीज डिपेंड करती हैं कि टू विच दे बिलोंग, ठीक है, कि किससे वो बिलोंग कर रही हैं, और दोनों में ही कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। अच्छा, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, अभी बता देती हूँ, याद आ गया तो फिर भूल जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने जब डिस्कस किया था रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हमने किया था कि स्टेटमेंट 1 थी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, तो ये स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 थी कि लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। इसका रीज़न ये था कि लिटमस पेपर कलर तब चेंज करेगा जब वहाँ पे H पॉजिटिव आइंस या OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट है, तभी लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा। अदरवाइज अगर दोनों ही चीज़ें ड्राई है, ड्राई HCl है एंड लिटमस पेपर भी ड्राई है, सो देर इज़ नो चेंज इन कलर। दोनों ही स्टेटमेंट सही थी। मैंने ऑप्शन इसमें गलती से सेकंड टिक कर दिया था, इसका ऑप्शन था ऑप्शन 1, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, ठीक है। ये हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ, ठीक है। आप बता दिया करो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो। ये किसी स्टूडेंट ने ही बताया मुझे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 28, ठीक है, तो 28 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम, कि इसमें से कौन सा एक करेक्टर है जो इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम को करेक्टराइज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है, जब हम सभी को एक साथ इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव, ठीक है। हम सबको एक साथ इंक्लूड करके चल रहे हैं, इन से पता चल रहा है। इंक्लूसिव मतलब समथिंग इज, कुछ भी इन हो रहा है, तो इन से इंक्लूड और एक्स से एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में हम अलग थलग कर रहे हैं, चीज़ अलग थलग कर रहे हैं बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चों को एक साथ रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि जो हम बच्चों को ना एक साथ पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, ठीक है, कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, या फिर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। साइकोलॉजी में पढ़ी होगी आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसलेक्सिया ले लीजिए, डिसलेक्सिया है, या फिर ऑटिज़म की प्रॉब्लम है बच्चे को, ठीक है, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, या स्पेशल नीड वाला बच्चा है, या किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर बच्चा नॉर्मल है, कोई भी बच्चा है, हमें सभी बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठा के एक ही क्लासरूम में हम बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है।
हम बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे, हम बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। मीन्स बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर। टीचर जो होता है ना, एक फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। तो टीचर जो है जो अपने स्टूडेंट्स हैं टीचर के, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करेगा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, कोई बच्चे को लर्निंग में या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक नॉर्मल बच्चे को भी हमने होमवर्क सबमिशन की कल की डेट दी है, और एक डिसलेक्सिया वाला बच्चा है उसको भी हम कहेंगे कि कल ही होमवर्क सबमिट करना है एनी हाउ। तो ऐसा नहीं होता। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग हम उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। और एक्सक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि बच्चे को अलग थलग करके पढ़ाना है। अगर कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है तो उसे अलग पढ़ाएंगे, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको हम अलग पढ़ाएंगे, डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, ऑटिज्म वाला, उसको अलग पढ़ाएंगे, नॉर्मल वाले को अलग पढ़ाएंगे, मतलब सबको अलग अलग करना है। तो अलग अलग नहीं करना है हमें बच्चों को, हम बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं, बच्चों को एक साथ रखने की बात करते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। तो देख लेते हैं। टीचर यूज वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोच टू प्रमोट लर्निंग। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड इज टीचर एंगेज लर्नर इन अ ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग। टीचर को बच्चों को ग्रुप वर्क में और एक साथ पढ़ने के लिए, बच्चों को ग्रुप लर्निंग के लिए बच्चों को एंगेज करना है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। टीचर डिज़ाइन यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच फॉर पैरिटी अमंग लर्नर्स। पैरिटी होता है इक्वालिटी, पैरिटी होता है इक्वालिटी, कि बच्चा जो टीचर जो है उसे यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच बनाना है, सबके लिए एक सेम करिकुलम बना देना है, हमें सेम ही एजुकेशनल अप्रोचेस यूज़ करनी है सारे बच्चों के लिए। कि टीचर डिज़ाइन यूनिफॉर्म होता है सेम, जैसे स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, उसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सब एक से लगते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म, हमने उनको उसको यूनिफॉर्म शब्द वर्ड दिया है। तो टीचर क्या करेगा कि टीचर जो है यूनिफॉर्म एजुकेशन बनाएगा बच्चों के लिए फॉर पैरिटी अमंग लर्नर, ताकि बच्चों में इक्वालिटी बनी रहे। बच्चों की इक्वालिटी के लिए वो एक जैसा एजुकेशन अप्रोच यूज़ करेगा। तो ऐसा नहीं है, हम सबकी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम एजुकेशनल अप्रोचेस को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए यूनिफॉर्म तरीके से हम एजुकेशनल अप्रोचेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ राइट, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलती बताना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम कि सबको एक समान लेके चलो, ठीक है। हमें बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग कैटर करना है कि बच्चों की किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसको अच्छे से उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे होमवर्क सबमिशन के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैटर करना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 3, ठीक है, कि शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन मीन्स मिसकंसेप्शन और नाइव आइडियाज। कौन सा एक मिसकंसेप्शन है वो आप इनकाउंटर करोगे जब बच्चों को प्रेशर चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 8 में, ठीक है। कौन सी एक चीज़ को आप इनकाउंटर करोगे, कौन सी एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों में, एनकाउंटर करोगे, सही करोगे उस चीज़ को, कि बच्चों को उस चीज़ से रिलेटेड गलत फहमी है और आपको वो चीज़ ठीक करनी है। तो इन चारों में से कौन सा एक पॉइंट है जहाँ बच्चों को मिसकंसेप्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज विद डेप्थ। दिस इज़ ट्रू, कि जैसे जैसे हम गहराई में नीचे जाते जाएंगे जो प्रेशर है पानी का वो इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, ये सही है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आउटर स्पेस। ये जो स्टेटमेंट है सेकंड कि देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आउटर स्पेस, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट काफ़ी कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इट डजंट मीन कि वो जीरो है, ठीक है। जीरो नहीं है, लेस अमाउंट में है। तो इसी स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेंगे बच्चों को जब हम प्रेशर चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ही नहीं स्पेस में, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वहाँ वैक्यूम है, वहाँ आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर प्रेशर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर प्रेशर है बट जीरो नहीं है, लेस अमाउंट में है, ठीक है।
तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ जो है ये सही है। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर, ऑल थ्री आर राइट। ऑप्शन सेकंड जो है दैट इज नॉट ट्रू। ओके, चलिए आज की जो 10 क्वेश्चन है वो तो यहीं सॉल्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो 2019 के 2 पेपर डिस्कस किए थे ना हमने, जुलाई और दिसंबर वाला, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। ओके, 2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिए थे, वो दोनों क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है जुलाई 2019 के पेपर का है, 2019 के पेपर का है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ फंक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए में ऑर्गन्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में इनके फंक्शन दिए हुए हैं, तो कौन से ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है ये हमें मैच करना है, और ये नीचे ऑप्शंस दिए हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए चलिए एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ फिर से, कि जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में, जो डाइजेशन है वो 5 स्टेप जो है प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जो है 5 स्टेप प्रोसेस है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इंजेशन। ये 5 स्टेप प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप देखो, इंजेशन। इंजेशन में क्या करते हैं? टेकिंग इन फूड। इंजेशन में जो खाना हम मुंह में लेके जा रहे हैं, टेकिंग ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम खाने को मुंह में रख रहे हैं, दैट इज इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, अब इंजेशन स्टेप के बाद क्या होगा? हमारे जो टीथ हैं खाने को च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। यहाँ पे सैलिब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो सैलिब्री ग्लैंड्स क्या करेंगी? सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी, जो कि खाने को मॉइस्टन सॉफ्ट करेगा, और टीथ क्या करेंगे? उस खाने को च्यू करेंगे। ठीक है, सैलिब्री माइलेंट सलाइवा प्रोड्यूस करिए जो उसमें खाने में सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा है, और सैलिब्री एमाइलेज एक एंजाइम है जो सलाइवा सिक्रिएट करता है। सैलिब्री एमाइलेज जो है क्या करती है? सलाइवा जो है सैलिब्री एमाइलेज को सिक्रीट कर रहा है, और सैलिब्री एमाइलेज क्या कर रही है? इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया इनटेक ऑफ फूड। सेकंड स्टेप में फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो डाइजेशन यहीं से, जब हम खाने को चबाना शुरू करेंगे वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट। ये जो सेकंड स्टेप है डाइजेशन, ये माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, च्यू करेंगे। च्यू करने के बाद खाना जो है ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें चला जाता है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। कई जगहों पे आपको इसकी स्पेलिंग ये भी दिखेगी। ठीक है, सो बोथ स्पेलिंग्स आर ट्रू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है? मीन्स अ वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट, तो ये ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होती है जहाँ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी यहाँ पे, और फिर खाना कहाँ आ जाएगा? हमारे स्टमक में। खाना स्टमक में पहुँच गया। अब जब खाना स्टमक में पहुँच जाए तो स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में HCl प्रेजेंट है, स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट है, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें स्टमक में प्रेजेंट है। अब जो खाना है, च्यूड फूड है, यहाँ स्टमक में आया है, स्टमक क्या करेगा? HCl सिक्रीट करेगा। ठीक है, और ये HCl क्या करेगा? जो खाने के साथ जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया या जर्म्स आए हैं, उनको किल कर देगा ये HCl। और ये जो म्यूकस है इसका क्या काम है? म्यूकस का करेगा, ये जो स्टमक की लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि HCl जो है काफ़ी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो ये हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है इसको ख़राब ना करे, उसके लिए म्यूकस जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। और पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? स्टमक में ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करेगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होती है? स्टमक में स्टार्ट होती है। ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कर रहा है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह से तो डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी, बट ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये चला जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अभी भी डाइजेशन की ही प्रोसेस चल रही है। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से देन ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक में भी डाइजेशन की प्रोसेस थी, ये जो सेकंड स्टेप है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन की ही प्रोसेस चल रही है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वो 3 पार्ट्स में है, डिवाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डिओडिनम, जीजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। ठीक है,
तो अब क्या होगा, जो खाना है अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट, जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं, उसके अपर पार्ट में आएगा। और यहाँ अपर पार्ट में क्या होगा, जो लीवर है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करेगा, ठीक है। और बाइल जूस कहाँ से आता है, ये जो गॉल ब्लैडर है लीवर के नीचे देखो छोटा सा ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। ये बाइल जूस को स्टोर करेगा और लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा। तो ये क्या करेगा, लीवर बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या करेगा, ये भी कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं इंटेस्टाइन में भेजेगा। और ये दोनों ही, ये जो बाइल जूस है ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो पैनक्रियाटिक जूसेस आए हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। बाइल जूस क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, और पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों ने जूसेस सिक्रेट किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में ये प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे जब ये प्रोसेस हो रही है उसके बाद जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट जेजुनम में जाएगा। ये सेकंड पार्ट जेजुनम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो अब यहाँ फूड जो है सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, और अब ये फूड जो है जेजुनम में जाएगा, जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जेजुनम में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट। जेजुनम में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट लाइक दिस, और इसको हम कहते हैं विलाई। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं विलाई। और विलाई पे यहाँ पे ऐसे ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है सेकंड पार्ट में, जेजुनम में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो है, जो हमारी विलाए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो क्या करेगी, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। अब जब ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्व करेगा जेजुनम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। जो ड्यूडेनम था यहाँ तक तो डाइजेशन ही हो रही थी हमारी, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, सेकंड स्टेप था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है ड्यूडेनम वहाँ गया। यहाँ तक क्या, कौन सी प्रोसेस चल रही है, डाइजेशन ही चल रही है। अब थर्ड स्टेप जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा कहाँ पे, जेजुनम में। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में हो रहा है, जेजुनम में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विलाई प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट है, ये ब्लड कैपिलरीज इस खाने में से ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेंगी, और इस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब ब्लड के थ्रू जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी सारी बॉडी में चले जाएंगे, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं सेल्स के अंदर चले जाएंगे, और सेल के अंदर क्या होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, एसिमिलेशन, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड था उसने एनर्जी प्रोवाइड की हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ये तो माउथ में हुआ इंजेशन, और डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होके माउथ से स्टार्ट हो गई इसोफेगस, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में भी हो रहा है, इसोफेगस में भी हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजुनम में। असिमिलेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इजेशन, और इजेशन कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, इट इज़ कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, और ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्व कर लेता है, और जो बाकी बचा हुआ खाना है, मतलब जो वेस्ट है बाकी, उसको क्या करता है, रेक्टम में भेज देता है, और ये जो है फूड जो है एनस के थ्रू फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेशन की, और 5 स्टेप्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रही है, आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये स्टेटमेंट्स हैं, मैंने अभी जो समझाया है, एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हियर, तो ये भी आप एक बार रीड जरूर करना, ठीक है। पैनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके बारे में कुछ लाइंस हैं वो आप ज़रूर रीड आउट करना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्गन है लीवर। तो लीवर क्या है, लीवर इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड,
ठीक है। अब यहाँ आपको अगर कुछ नहीं भी आता है, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन पता है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इससे भी यू कैन फाइंड आउट द आंसर। कैसे, देखिए ए के साथ फोर्थ कहाँ मैच कर रहा है, ए के साथ फोर्थ यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। ए के साथ फोर्थ यहीं मैच करता है, इट मीन्स यही हमारा आंसर है, क्योंकि और कहीं फोर्थ है ही नहीं। बट फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। स्टमक, स्टमक का क्या फंक्शन है, वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। मैंने बताया था पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होती है और पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, ठीक है। स्टमक प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। थर्ड इज गॉल ब्लैडर, ये टी तो बाय मिस्टेक हो गया है, टी कुछ भी नहीं है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, अभी बताया था ना जहाँ पे, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, बाइल जूस स्टोर करता है। और पैनक्रियाज क्या करता है, रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो चलिए फोर्थ, ए का फोर्थ है, देखिए ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था जो दिसंबर 2019 का था, पेडागोजी का क्वेश्चन था ये, इसका भी मैंने गलत ऑप्शन टिक किया था, ये भी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस, कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। तो ऑप्शन पे जाने से पहले एक बार नेचर ऑफ साइंस का डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ऑफ साइंस है क्या। नेचर ऑफ साइंस है दैट इज टेंटेटिव इन नेचर। टेंटेटिव मैंने भी बताया था आपको कि टेंटेटिव मीन्स नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक इन नेचर, डेवलपमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज व्हेन न्यू एविडेंस और बेटर एक्सप्लेनेशन एमर्ज, की जो साइंटिफिक थ्योरीज है या एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे न्यू एविडेंस या बेटर एक्सप्लेनेशन एड ऑन होती रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले जे थॉमसन ने दिया, फिर उसके कुछ ड्रॉबैक थे तो रदरफोर्ड ने दिया, उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे तो बोहर्स मॉडल आया। ठीक है, तो हर थ्योरी अगर टेंटेटिव नेचर का नहीं होता साइंस, तो आज हम एक ही जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो जे थॉमसन ने दिया वही हम पढ़ रहे होते, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल ने तो दिया ही नहीं होता। तो नेचर ऑफ साइंस क्या है, दैट इज टेंटेटिव इन नेचर, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। ओके, सेकेंड इज स्केप्टिसिज्म, कि साइंस जो है इट इनकरेज क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एग्जामिनिंग एविडेंस बिफोर एक्सेप्टिंग एनी स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग होएगी, एग्जामिनिंग होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसके बाद वो प्रॉपर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो स्केप्टिसिज्म इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ साइंस, क्योंकि अगर स्केप्टिसिज्म नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही ले लीजिए, स्केप्टिसिज्म नहीं होता तो ये थ्योरीज आई ही नहीं होती, सिर्फ एक ही थ्योरी होती, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल आया ही नहीं होता। सो स्केप्टिसिज्म इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ साइंस। थर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, कि जो साइंस है इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स integrate, one subject is integrated with another one, means इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, तो साइंस इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है बिकॉज साइंस जो है इट ऑफन इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम और अंडरस्टैंड फिनोमिना। ठीक है, एक अनदर फील्ड है उनके साथ रिलेट करती है, उनके साथ इंटीग्रेट करती है साइंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइंस को हम मैथ के साथ लिंक कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो वो क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो साइंस यस इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है साइंस, इट प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म एंड इट इज ऑल्सो टेंटेटिव इन नेचर। फोर्थ इज सोशल नेचर, तो यस साइंटिफिक आइडियाज़ आर लिंक्ड विद सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसा तो है नहीं कि जो साइंटिस्ट है अकेले में वैक्यूम में रह के काम करते हैं। ठीक है, उनकी एक टीम है, एक टीम वर्क होता है, वो सबके साथ मिल के काम करते हैं, साइंटिस्ट कोलैबोरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सोशल इन नेचर। ठीक है, फिफ्थ इज लॉजिकल, कि साइंस में लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। साइंटिस्ट यूज लॉजिक टू कनेक्ट एविडेंस और असम्पशन टू ड्रॉ कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एविडेंस और जो उनके पास एविडेंस है और जो उन्होंने एज्यूम किया है उनके बीच में कनेक्शन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है इट इज़ डिराइव फ्रॉम केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल जो फॉलिंग ऑफ एप्पल का एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थ्योरी ने दिया था फॉलिंग ऑफ एप्पल, तो एप्पल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है, कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही है, सो दैट इज़ अ लॉजिकल रीजन, उसके पीछे एक लॉजिक है कि कोई भी चीज़ नीचे क्यों आई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एप्पल नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है,
ऑप्शन 6 इज़ लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा सीखता है। कोई भी चीज़ है वो जब वो करके देखेगा, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ स्टार्च ही ले लीजिए या इन्वेस्टिगेट वाटर क्वालिटी इन देयर लोकल कम्युनिटी, जब वो करके देखेगा तो ज़्यादा सीखेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्च का एग्जांपल लें, कोई पोटैटो है हमारे पास, उसको हमने बीच से कट किया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने आयोडीन सोल्यूशन पुट किया, तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर है इट टर्न्स इनटू ब्लूइश ब्लैक इन कलर। ब्लूइश ब्लैक इन कलर इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आता इट मीन्स स्टार्च इज एब्सेंट इन इट। तो ये बच्चे को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग होती है साइंस में, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, यस इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट, इट डज नॉट रिलाई ऑन बिलीफ। ओके, इट डज नॉट रिलाई ऑन बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो इसका ये एक फैक्ट है कि अर्थ जो है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। का फैक्ट क्या है कि द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंजेस, सो दिस इज फैक्ट बिहाइंड दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ नेचर ऑफ साइंस के पार्ट्स थे, ठीक है, पॉइंट्स थे, और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्लीज़ आप ये भी जो है ध्यान में रखना क्या क्या नेचर ऑफ साइंस में क्या क्या आता है। प्लस एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का, और इसमें से भी कई बार तो सीरीज़ में ही आ जाता है कि सीरीज़ में लगाइए। 6 रूल्स हैं इसके, 6 स्टेप्स हैं सॉरी, और ये 6 स्टेप्स आपको कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं कि इनको सीरीज़ में लगाइए। और कोई आपको स्टेटमेंट देगा, जैसे प्रीवियस हमने अभी एक क्वेश्चन किया, एक स्टेटमेंट देगा, फिर आपसे पूछेगा कि दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन विच मेथड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस या कंक्लूजन। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है, ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर एनालिसिस और फिर कंक्लूजन, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका जो एक पार्क है, पार्क की एक साइड उन्होंने दोनों ही साइड एक कोई प्लांट लगाया है, सेम प्लांट लगाया है दोनों साइड, मान लीजिए पी प्लांट लगाया है यहाँ भी और यहाँ भी। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जो पी प्लांट है वो सही ग्रो नहीं कर रहा है, बट जो राइट साइड का पी प्लांट है वो सही ग्रो कर रहा है। तो फिर वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की कि इस साइड का जो प्लांट है वो सही नहीं चल रहा है, बट इस साइड का सही चल रहा है। तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद फिर सेकंड आएगा स्टेप क्वेश्चन। फिर अब उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सेम टाइम पे लगाए थे दोनों ही प्लांट। फिर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि या फिर हो सकता है प्रॉपर हम सनलाइट नहीं मिल रही है, या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है सॉइल सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। अब ये जब क्वेश्चन आएगा उनके माइंड में, तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेप क्वेश्चन मेथड, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में वो एक एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे कि वो कहेंगे, वो एक ये एक्सप्लेन करेंगे या वो ये थ्योरी बनाएंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, बट इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट। हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन है विच इज़ नॉट प्रूव्ड, अभी प्रूव नहीं हुई है, वो खुद की उनकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे अपनी थर्ड स्टेप में कि जो है सॉइल जो है, मान लीजिए सनलाइट और वाटर तो दोनों को प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, बट अगर सॉइल जो है, हो सकता है एक में सॉइल कुछ और है और एक में सॉइल कुछ और हो सकता है इसमें सैंडी सॉइल यूज़ हुई है और इसमें लोमी सॉइल यूज़ हुई है, ठीक है। क्योंकि सैंडी सॉइल में पी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, लोमी सॉइल में पी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट करके खुद करके देखेंगे, पी प्लांट को खुद करके देखेंगे, पी प्लांट को सैंडी सॉइल में सो करेंगे और एक साइड लोमी सॉइल में एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद एनालाइज करेंगे कि जो लोमी सॉइल था वहाँ तो पी प्लांट ग्रो कर गया, बट यहाँ पे पी प्लांट ग्रो नहीं किया। उन्होंने एनालाइज किया ये चीज़। फिर वो फाइनल कंक्लूजन, 6 स्टेप था कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि जो मिट्टी है इस साइड की मिट्टी सही नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ जो पी प्लांट ग्रो नहीं किया और इस साइड ग्रो किया, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी लोमी सॉइल थी, तो पी प्लांट लोमी सॉइल में बेटर ग्रो करता है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे 6 के 6 मेथड समझ आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और ये जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिल जाएगी, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ एक मैराथन भी करेंगे हम। अभी नेक्स्ट देखती हूँ, या तो फिर अगस्त 2023 का पेपर पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक मैराथन, या फिर पहले मैराथन कर लेते हैं उसके बाद अगस्त 2023 का पेपर, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।